हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल लेक्चर नंबर 11 लेकर आए थे, आज लेक्चर नंबर 12। कल की क्लास में आपको मैट्रिक्स आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे 1 से लेकर 10 तक। इसी प्रक्रिया में, इसी मैट्रिक्स में हमने पहले आपको आव्यूह के प्रकार लिखाए थे। अब इसमें थोड़ा सा और आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इसमें अब आपको नया टॉपिक पढ़ाते हैं, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह के बाद सममित एवं विषम सममित आव्यूह। तो ये लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं। तो आज स्टार्ट करना है परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ढंग से समझना है किस प्रकार होता है परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसको समझते हैं क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए, मतलब पंक्तियों को स्तंभ कर दिया जाए, स्तंभों को पंक्ति, तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है, या परिवर्त कहलाता है। ऐसे भी कह देते हैं शॉर्ट में, परिवर्त कहलाता है। ये यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आव्यूह ए के, आव्यूह को किसी से व्यक्त किया जा सकता है, ABCD। आव्यूह ए के परिवर्त को AT, इंग्लिश में पढ़े तो ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्त, या कुछ किताबों में A' से व्यक्त करते हैं। जैसे समझिए, जैसे अगर कोई आव्यूह ए है, AIJ टाइप के अवयव है इसके, और इसका क्रम है M क्रॉस N, तो ए का जो परिवर्त होगा, ए का परिवर्त, ध्यान देना है, ए का परिवर्त क्या होगा, AT बराबर, इसका क्रम कितना है, M क्रॉस N, मतलब M पंक्ति है, N स्तंभ में, तो उसका उल्टा हो जाएगा, N पंक्ति हो जाएंगी और M स्तंभ हो जाएंगे, और अवयवों का स्थान चेंज हो जाएगा। AIJ किस में बदल जाएगा, AGI। एग्जाम्पल की सब समझाएंगे, एग्जाम्पल से, मतलब AIJ का बदल जाएगा AGI में। क्रम क्या है इसका, M क्रॉस N, तो परिवर्त आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा, N क्रॉस M। देखिए एग्जाम्पल, जैसे A बराबर कोई आव्यूह लिखा हुआ है इस प्रकार 3 2 1 0 -1 4। अब इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3, और अवयवों को अगर लिखा जाए तो इस प्रकार लिखा जाएगा, दो पंक्ति है, तीन स्तंभ है, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस प्रकार। ये समझ में आएगा आपके, मतलब ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अब इसका परिवर्त निकालें, ए का परिवर्त। अब ए का परिवर्त आप देखोगे 80, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अभी जैसे बताया था, पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करा देना है। पंक्ति को क्या बदल देना है, स्तंभ में, 3 2 1 और 0 -1 4। अब इसका क्रम क्या था, दो पंक्ति तीन स्तंभ, इसमें क्या हो गया, तीन पंक्ति दो स्तंभ, क्रम चेंज हो गया। मतलब अगर M क्रॉस N कोटि है तो इसके परिवर्त की कितनी हो जाएगी, N क्रॉस N। जैसे आव्यूह A की क्रम क्या था, 2 क्रॉस 3 क्रम या कोटि, तो A के परिवर्त का क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। ये समझ में आया, M क्रॉस N कैसे बदल गया, N क्रॉस M में। अब अवयवों को देखो,
इसके अवयवों का स्थान देखो तो क्या है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो ऐसी तो लिखोगे आप, जैसे ऐसी तो लिखोगे, पहली पंक्ति है 1 1, दूसरी पंक्ति है 2 2, तीसरी पंक्ति है 3 3, पहला स्तंभ है 1 1, दूसरा स्तंभ है 2 2। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे समझो ये 1 है, जैसे अब यहाँ से देखिए, जैसे 1 है, ये 1 कहाँ पर है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब ये 1 कहाँ पर आ गया है इसमें, यहाँ पर, मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखो यहाँ पे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 1 था ना, ये 1, ये A13 था, मतलब पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ था। यहाँ पर क्या हो गया, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब A13 कारण बदल गया A31 में। 1 कहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में था, यहाँ पे क्या होगा, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो यही कहलाता है परिवर्त आव्यूह। एक बार फिर देखें, यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आव्यूह ए के परिवर्त को AT या A' से व्यक्त करते हैं। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो केवल कुछ नहीं करना है, परिवर्त आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर देना है, पंक्तियों को स्तंभ बना देना है, स्तंभों को पंक्ति। तो ये आपका समझ में आया होगा। इसके कुछ अपने गुणधर्म है, वो देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराएंगे, फिलहाल इसके गुणधर्म देखिए। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। पहला, तो किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त, मतलब किसी आव्यूह का परिवर्त किया जाए, उसका पुनः परिवर्तित किया जाए, तो वो A के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, A के। जैसे A कोई आव्यूह है 2 1 3 5 0 -1, ये देखिए। अब इसका परिवर्त निकाला जाए, AT क्या आएगा, पंक्तियों को क्या में चेंज कराओगे, स्तंभों में, 2 1 3 5 0 -1, इसका परिवर्त ये हो गया। अब इसका द्वारा से परिवर्त करोगे आप, ये देखिए, तो क्या होगा, पंक्तियों को फिर स्तंभ बनाओगे, 2 3 0 और 1 5 -1, एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं। तो आपने देखा ये पुनः किसके बराबर हो गया, A के। तो AT का ट्रांसपोज क्या आ गया यहाँ पर, A। तो किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं के बराबर होता है, यह आपकी समझ में आ रहा होगा। नंबर 2, अगर किसी कांस्टेंट राशि का गुणा किया जाए किसी आव्यूह में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है। इस जैसे कोई आव्यूह है, जैसे मान लो आव्यूह है 2 3 2 4 6 8 10 12, सपोज करो ऐसे है। अब इसका परिवर्त आपने, इसमें मान लो आपने 2 का गुणा किया, 2A, ये देखिए 2A करोगे तो क्या होगा, 2 का गुणा कराओगे तो यहाँ से देखना 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार 2 का गुणा करो, इसमें क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 12 16 20 22। अब इसका परिवर्त करो तो क्या होगा, पंक्तियों को क्या में चेंज कराओगे, स्तंभों में, ये देखिए, समझ में आएगा। अब इसमें से आप 2 कॉमन लीजिए, प्रत्येक अवयव में से क्या आएगा, 2 8 4 10 6 12। अब यहाँ पे याद देखना, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, आव्यूह A ये था, इसका परिवर्तन करके देखना किसके बराबर आएगा, यहाँ से 2 4 6
8 10 12। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 80 के बराबर है, मतलब 2 तो ऐसे ही रहा 8। तो आपने देखा 2a का ट्रांसपोज किसके बराबर है? 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब कांस्टेंट राशि का गुणा कर रहे हैं तो कांस्टेंट राशि को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे 2a का ट्रांसपोज करना है तो 2 को बाहर रख दो, केवल किसका ट्रांसपोज करना है आपको? a का। समझ में आ रही होगी वैल्यू? मतलब k इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है k इंटू ए का ट्रांसपोज। कांस्टेंट राशि का गुणा करने पर परिवर्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पंक्ति और स्तंभों का तो परस्पर बल में करना ही है, तो कांस्टेंट का गुणा करके ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेंट को बाहर लिख दो, केवल किसका ट्रांसपोज कर दो? a का। तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। गुणधर्म में ऐसा सवालों में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये गुणधर्म आपकी समझ में आने चाहिए। तीसरा गुणधर्म देखेंगे इसका। अगर दो आव्यूह जुड़ रहे हों या घट रहे हों और उनका परिवर्त किया जाए, योग का या अंतर का, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अलग अलग परिवर्त कर दो, योग है तो योग कर दो, अंतर है तो अंतर। इस प्रकार a प्लस माइनस बी, मतलब दो आव्यूह के योगफल वर्ग का परिवर्त दो आव्यूह के योग अथवा अंतर का परिवर्त उनके परिवर्तों के योग तथा अंतर के बराबर होता है। मतलब दो आव्यूह के योग का परिवर्त उनके परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है, या दो आव्यूह के अंतर का परिवर्त उनके परिवर्तों के अंतर के बराबर होता है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब a इंटू बी का परिवर्त, ये a इंटू बी का परिवर्त किसके बराबर होता है? b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त। ये इनका क्रम चेंज हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज। a इंटू बी का परिवर्त बराबर होता है b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त। ये एग्जाम में क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। तो अक्सर करके पूछा जाता है कि a इंटू बी का परिवर्त बराबर होता है b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त। सपोज कर लो, सपोज करो a बराबर कोई भी आव्यूह है a i j, इसकी कोटि m क्रॉस n है। कोई आव्यूह b है, इसकी कोटि b i j। कोटि किस प्रकार होनी चाहिए? गुणा संभव होना चाहिए। गुणा संभव कब होता है? जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो अगर इसकी कोटि m क्रॉस n है तो इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए? n क्रॉस कुछ भी हो, यहाँ पे p, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मैं आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन करके बताऊंगा इसके ऊपर। क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन के द्वारा आपकी समझ में क्लियर आ जाएगा। फिलहाल मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ। जैसे a बराबर ये कोई मैट्रिक्स है, इसका क्रम है जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, और आव्यूह b का ऑर्डर n क्रॉस p है। ऐसा ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी तो गुणा संभव होगा। अगर आप a का गुणा b से करोगे, ये देखिए a का गुणा b से करोगे तो क्या आएगा? a का गुणा b से करोगे तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, सही है। तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? m पंक्ति आएंगी और p स्तंभ आएंगे। अब इसका ट्रांसपोज करोगे यहाँ से, ये तो रिजल्ट आएगा। a का गुणा b से करने पर ऐसा रिजल्ट आएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, a का जब गुणा करोगे तो कोई भी मैट्रिक्स बन के आएगी, उसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस, इतनी पंक्ति आएंगी, इतने स्तंभ। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे आप तो क्या हो जाएगा? इसका जब ट्रांसपोज करोगे आप तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। m क्रॉस p की जगह क्या हो जाएगा? p क्रॉस n। ये हो जाएगा। पंक्ति पंक्ति स्तंभ में बदल जाएंगी, स्तंभ पंक्ति में। ये समझ में आया? अब देखिए b का ट्रांसपोज करोगे, यहाँ से b का ट्रांसपोज करोगे तो अब यह b i j की जगह जो भी है b j i हो जाएंगे। क्रॉस क्या कोटि क्या हो जाएगी? p क्रॉस m। और a का ट्रांसपोज करोगे आप, a का ट्रांसपोज तो यहां से क्या होगा? a j i, इस प्रकार। अब क्रम क्या हो जाएगा इसका? n क्रॉस m। अब b का ट्रांसपोज का गुणा a से करोगे तो देखो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं? अरे इसका गुणा इससे करना है तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। स्तंभों की संख्या यहाँ पर देखो, ये p क्रॉस n था, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। और रिजल्ट कितना आएगा जब इनका गुणा होगा? तो bt और at का गुणा होगा तो क्या आएगा? ऑर्डर m क्रॉस p। तो इसका भी यहाँ से क्या आएगा? p क्रॉस n। क्या आएगा? p क्रॉस n।
तो आप देख रहे हो इसका भी ऑर्डर ए इंटू बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है पी क्रॉस एम, और बी टी इंटू ए टी का ऑर्डर भी कितना आएगा पी क्रॉस एम। एग्जाम्पल की दृष्टि से आपकी समझ में आएगा भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे। मेरा तो जनरल बात बताने का था, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी, लेकिन मैट्रिक्स किस प्रकार की है कि इनका गुणा संभव होना चाहिए। संभव कब होगा जब इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो जैसे मान लो हमें इसका गुणा करना है ए का बी से, तो जो रिजल्ट आएगा एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, एलिमेंट नहीं लिखे मैंने, तो ऑर्डर क्या आएगा एम क्रॉस बी। अब इसका जब परिवर्त करोगे तो ये उलट जाएगा, ये देखिए। ऐसे ही बी का परिवर्त करोगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए का परिवर्त करोगे इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इससे करोगे तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और रिजल्ट कितना आएगा पी क्रॉस एम, पी क्रॉस एम। तो बी bt इंटू ए टी का भी रिजल्ट कितना आ रहा है p क्रॉस एम, और ए बी का ट्रांसपोज करा तो भी रिजल्ट किसके रूप में आ रहा है p क्रॉस एम। तो दोनों का क्रम कैसा है समान। तो यहाँ पर ये रिजल्ट प्रूव होता है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इस गुणधर्म को समझें। ये तो जनरल मेथड था, आपको इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो आपको नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो कल वाली प्रश्नावली में प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर है ये 7। किस प्रकार सिद्ध करवाया वो आप समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके इस तरीके का पूछा जाता है। तो वही 3.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7। किस प्रकार है वो देखिए। कह रहा है कि यदि ए बराबर, दो मैट्रिक्स दे रखी है, यदि ए बराबर 4 2 -5 1 0 3 तथा दूसरी मैट्रिक्स आव्यूह भी क्या दे रखा है 6 -7 0। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपके पास अगर किताब अवेलेबल हो तो आप देखेंगे तो इसी प्रकार क्वेश्चन दे रखा है -1 2 5 और 1 0 हो तो सिद्ध कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, वही जो आपको गुणधर्म बताया था कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये सिद्ध करवाया। इसी तरीके से पेपर में आता है प्रॉपर्टी को गुणधर्म जनरल मेथड प्रूव करने को नहीं आती, गुणधर्म के द्वारा एक सवाल सिद्ध करने को आएगा। तो इसको आपको करेंगे, गुणा करना हमें कल की क्लास से, पिछली क्लासों से हमें आता है। तो इसको हम देखते हैं, वैल्यू एक बार फिर देख लेते हैं। 4 2 -5 1 0 3 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 2। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन जो गिवन है ना उनको लिख लो। ए बराबर क्या दे रखा है 4 2 -5 1 0 3, ये गिवन है, दिया है। एक वैल्यू इसकी निकालेंगे, एक वैल्यू इसकी। बी बराबर क्या दिया है आपको 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। यहां से इनको रिप्लेस कर लो, मतलब ट्रांसपोज भी कर लो, ये वैल्यू भी निकाल लो, बाद में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ए बराबर इतना है तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा 4 2 -5 1 0 3, ये अलग से निकाल दिया मैंने। ऐसे बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जैसा कि अभी आपने समझाया, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है, पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कराते हैं तो ट्रांसपोज निकल जाता है। इसको कैसे लिखोगे 6 -7 0 -1 2 5 एंड 1 0, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है, केवल इतना काम कर देना है। पहले मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर ये निकालूंगा, मतलब बी का ट्रांसपोज का गुणा ए के ट्रांसपोज से करूंगा, मतलब इसका गुणा इससे। तो यहाँ पे क्या करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए का गुणा आपको बी से करना है, फिर परिवर्त करना है। तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे ए इंटू बी, बाद में कर लेंगे उसका ट्रांसपोज।
तो देखो a का गुणा b से, गुणा करने का नियम आपको आता ही है, a का गुणा b से करना है। 4 2 -5 1 0 3, इसका गुणा किससे करना है? 6 -7 0 -1 2 5 एंड 1 0। ये गुणा करने का नियम पहले तो चेक कर लो गुणा संभव है कि नहीं। तो इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति 3 स्तंभ। इसमें कितनी है? 3 पंक्ति 3 स्तंभ। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणा संभव है। तो गुणा करेंगे तो इसका गुणा हो रहा है, मतलब a इंटू बी का मान निकल रहा है ये। तो क्या आएगा? गुणा करने का वही नियम, पंक्ति गुणा स्तंभ। 4 का 6 से 4 छिके 24, 2 का -1 से -2, -5 का 1 से -5। फिर इसका गुणा इस स्तंभ में करेंगे, -28 प्लस के 4 -5 का गुणा 0 से 0, 4 का गुणा 0 से 0 -10 पंक्ति गुणा स्तंभ, 2 का गुणा 5 से करना है प्लस के 10, -5 का -10। इस पंक्ति गुणा स्तंभ, 4 का गुणा 0 से, 2 का गुणा 5 से, -5 का गुणा 2 से। पहली पंक्ति तैयार हो गई, पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का 1 पंक्ति गुणा स्तंभ, तो 1 का गुणा 6 से करोगे 6 -0 प्लस 3, इसका गुणा इससे करोगे -7 प्लस के 0 प्लस के 0, पंक्ति गुणा स्तंभ माइनस के साथ 0, 3 का गुणा 0 से 0, इसका गुणा इसमें कराओगे 1 का 0 से 0, 0 का 5 से 0 और 3 का 2 से कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ से क्या आएगा? ये 24 में से 5 और 2 7 गए, कितने? 70। 28 में से 4 गए -24, 10 - 10 क्या हो गया? 0। यहाँ से 6 और 3 कितने हो गए? 9, -7 6h। ये रिजल्ट आया। ये काय का मान निकाला है मैंने? a इंटू बी का। अब यहाँ से इसका ट्रांसपोज कर लो, तो a इंटू बी का मान निकल गया। अब एक वैल्यू क्या निकालनी? इसका ट्रांसपोज कर लेना है। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज करोगे तो कैसे करोगे? आपको पता ही है, केवल क्या करना है? पंक्तियों को क्या में बदल देना है? स्तंभों में। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, तो 17 के 24 0, इस प्रकार 9 -7 6। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई। एक फॉर्म फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। अब राइट साइड को सॉल्व करना है। बी के ट्रांसपोज का गुणा किससे करना है? ए के ट्रांसपोज से। बी के ट्रांसपोज की वैल्यू है ही, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है ही, तो बी का ट्रांसपोज का गुणा करना है ए का ट्रांसपोज। गुणा करने का तरीका वही काम करना है। तो बी के ट्रांसपोज की वैल्यू दो, 6 - 1 1 -7 2 0 0 5 इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ये आपके पास 4 1 2 0 2 0 -5 3। गुणा करेंगे इनका। गुणा करने का वही नियम, चेक कर लो क्या संभव है। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 क्रॉस 3 कोटि है, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, गुणा संभव है। संभव है तो इसको आगे हल करेंगे। गुणा करने का वही नियम रहेगा हमारा, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। तो पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ करो। 6 चौके कितने हो गए? 24 -के 2 -5, इसका गुणा जब इसमें करोगे 6 -0 प्लस के 3, फिर इसका गुणा इसमें करोगे -28 प्लस के 4 -0, इसका इसमें गुणा करोगे -7 प्लस के 0 प्लस के 0, पंक्ति गुणा स्तंभ। फिर इसका गुणा इसमें करोगे 0 आएगा, 5 दूनी 10, 2 का गुणा -5 से 10, 0 का गुणा 1 से करोगे 0, 5 का गुणा 0 से करोगे 0 और 2 का गुणा 3 से करोगे 6। तो ये कितना निकल के आया? सरल करा लो। 24 में 7 गए तो 17, 6 और 3 कितने हो गए? 9, 28 में 4 गए -24, -7, 10 में से 10 गए 0 और 6। ये किसका मान निकल के आया है? बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। देखिए, ये ए बी का ट्रांसपोज है, ये बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। इसको नंबर दे दो
आप देख रहे हैं क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आए हैं क्या? ये देखिए 17 9 -24 7, 17 9 -24 -8, 0 6 0 6। तो ये वैल्यू, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब ये दो मान भी बराबर है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा किसका? बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये आपका पूरा तरीके से सवाल समझ में आया होगा। परिवर्त करना है, गुणा करना आपको आना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपसे कह दिया कि दो आव्यूह का गुणा करना आपको आना ही चाहिए। गुणा कैसे होता है पिछली क्लास की वीडियो में आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये पहला टॉपिक आपको कंप्लीट कराया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। इसके बाद इसमें दो और आव्यूह है, एक तो सममित आव्यूह है और एक विषम सममित आव्यूह है। देखते हैं किस प्रकार। नया है ये, उसी से रिलेटेड है। अभी जो पढ़ाया था परिवर्त आव्यूह से, तो आपको पढ़ा रहे हैं सममित आव्यूह। क्या होता है सममित आव्यूह समझेंगे। इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित आव्यूह क्या होता है पहले समझ लो। पहले तो ये वर्गाकार होना चाहिए, उसमें कैसी कंडीशन नहीं थी कि वर्गाकार हो। तो एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त स्वयं के बराबर हो। तो कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त स्वयं के बराबर हो। कोई वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त स्वयं के बराबर, स्वयं के बराबर। समझो क्या लिखा है, कोई वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त स्वयं के बराबर। या ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे समझ लो कि एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि, यहां से समझ में आएगा ये आपके, यदि ए का परिवर्त ए के बराबर है, मतलब उसका ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वो कैसा आव्यूह कहलाता है? सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टेक्निकल वे में कहे जाए तो एक वर्ग आव्यूह कोई भी हो, उसके अवयव एआईजे टाइप के हों और क्रम क्या हो उसका? m क्रॉस m, मतलब m पंक्ति है तो m ही होने चाहिए उसमें स्तंभ। 4 पंक्तियां 4 स्तंभ, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो एक वर्ग आव्यूह ये सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि एआईजे बराबर हो एजेआई। ये समझिए, मतलब उसके एलिमेंट इस प्रकार के हों कि एआईजे बराबर हो एजेआई। सिंपल, जैसे ए बराबर, मैंने कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे कोई भी एलिमेंट है 2 3 4 3 5 6 4 7 6 इस प्रकार। जैसे A12 A21 के बराबर होना चाहिए, A13 A31 के बराबर होना चाहिए, A23 A32 के बराबर होना चाहिए। और मुख्य विकर्ण कोई भी हो, क्योंकि अगर इनका स्थान देखा जाए ऐसे समझो इसको, A11 A12
A13, A21, A22। अभी समझ में आएगा आपके। एग्जाम्पल आप खुद भी दे सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल का तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार सेट करेंगे आप इसको। ये देखिए, तो मैंने क्या लिखा है, ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई। जैसे A11, अब इनको बदलोगे तो A11 तो A11 तो A11 के बराबर होगा ही, A22 A22 के बराबर होगा, A33 A33 के बराबर होगा। A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के, मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी सममित की कंडीशन फॉलो होगी। A13 किसके बराबर होना चाहिए, A31 के। A23 किसके बराबर होना चाहिए, उल्टोगे तो A32। अब इनको उल्टोगे तो A22 तो A22 के बराबर रहेगा ही रहेगा, मतलब AI से AGI के बराबर होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो ऐसे अवयव है क्या आपके, ये देखो A12 क्या A21 के बराबर है A12 3 है, ये A21 भी 3 है। क्या A13 A31 के बराबर है। क्या A23 A32 के बराबर है, तो 100% अगर इसका परिवर्त करोगे तो A के बराबर ही आएगा, गारंटी है इस बात की। तो देखो कैसे, अब इसका परिवर्त करके देखना, करो परिवर्त इसका। आप देखिए, पंक्तियों को काय में बदलो, स्तंभों में। पंक्तियों को काय में बदल रहा हूं मैं, स्तंभ में। 2 3 4 3 5 6 4 6 7, तो ये काय किसके बराबर हो गया, अरे ए के बराबर ही तो रहा। हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदला तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये काय के बराबर आ गया, ए के। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एक ऐसा है, एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह। ये मैंने आपको मैथमेटिकल टेक्निकल लैंग्वेज बताई है कि एलिमेंट इस प्रकार के होने चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और एलिमेंट किस प्रकार के होने चाहिए अवयव, कि ए आई जे बराबर हो जाए ए जे आई। जैसे A11, अब इनको उल्टो A11 के बराबर, तो ये तो इनको बदलोगे तो A11 तो A11 ही रहेगा, इनको बदलोगे A22 A22 रहेगा। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को कोई से रख लेना, अगर आपको उदाहरण देना है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को कैसे भी रख लेना, बस इनको ध्यान रखना, A12 A21 के बराबर रख लेना, A13 A31 के बराबर, और A23 A32 के बराबर। और फिर आप अगर इसको परिवर्त को चेंज करोगे, इसका परिवर्त करके देखोगे तो ये इसी के बराबर रहेगा। अब पंक्तियों को स्तंभों में बदल के देख लो तो ये किसके बराबर आएगा, रिजल्ट ए के बराबर, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। समझ में आ रही होगी ये बात। तो किसी आव्यूह का परिवर्त अगर स्वयं के बराबर हो जाए तो वो आव्यूह कहलाता है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपकी समझ में आया होगा। तो दोबारा से देख लो, कोई वर्ग आव्यूह, ये तो सिंपल बात है, हिंदी लिखी हुई है, कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब कहलाता है, यदि उसका परिवर्त स्वयं के बराबर आ जाए। जैसे इसका परिवर्त करके देखा, स्वयं के बराबर आ गया, ये मैंने लिखा दिया, यही वाली बात यहाँ लिख दी है। एक वर्ग आव्यूह कौन सा है, ए बी कोई भी ले सकते हो, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब कहलाता है, यही वाली बात लिखी हुई है यहाँ पे, ए का परिवर्त ए के बराबर है। ये मैंने थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिख दी है। तो कोई वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब बनेगा, जब उसके एलिमेंट किस प्रकार के हों, ए आई जे बराबर हो काय के ए जे आई, तो ये कहलाता है सममित आव्यूह। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें एक और है विषम सममित आव्यूह, वो भी समझते हैं। देखिए, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। सेम परिभाषा है, वहां पे तो ए का परिवर्त स्वयं के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ए का परिवर्त स्वयं के बराबर उसका ऋणात्मक होना चाहिए। तो एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए, मैं ऊपर वाली हिंदी वाली लिख रहा, सेकंड वाली लिख रहा हूं, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि इसका परिवर्त ट्रांसपोज ए ऑफ ए इसके बराबर नहीं हो, इसके बराबर और उसके माइनस के बराबर हो, ऋणात्मक। ए का परिवर्त स्वयं के बराबर और उसका कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव। ये
अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सेकेंड, अगर टेक्निकल लैंग्वेज देखी जाए तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार का है, वो ए बराबर ए आई जे, वर्गाकार है मतलब एम पंक्ति है एम स्तंभ है। एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि, अब ध्यान से समझना, वहां पे तो केवल मैंने डायरेक्ट एक कंडीशन लिख दी थी ए आई जे बराबर किसके होना चाहिए, ए जे आई के, लेकिन यहां पर ध्यान देना यदि ए आई जे का मान, ध्यान समझना, ए आई जे का मान 0 होना चाहिए, कब, यदि आई इक्वल टू है जे। ये टेक्निकल बात बता रहे हैं, ए आई जे बराबर का हो 0, मतलब अवयव का मान 0 हो, कब, जब आई बराबर है जे के, और इसका मान ए आई जे का मान माइनस के ए जे आई हो, कब, यदि आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये थोड़ी बात आपकी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन उदाहरण जो दोगे वो इसी से सेट हो जाएगा। किस प्रकार होगा, ए आई जे का मान तो 0 हो, कब, जब आई बराबर है जे के, जैसे a11 a22 a33, उसको तो क्या रखना है, 0, और बाकी ए आई जे को किसके बराबर रखना है, माइनस के ए जे आई, जैसे a12 माइनस के a21 के बराबर, a13 माइनस के a31 के बराबर। अब आपकी समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक वर्ग आव्यूह लेना है और उसके अवयवों को ऐसा रखना है, तो ये अपने आप ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप विषम सममित हो जाएगा। देखो तो मैंने कैसे 0 2 -3 -2 0 4 -4 3 0, ये देखो वर्गाकार है 3 × 3 का। अवयवों का स्थान क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a3, ये ए आई जे टाइप के हैं। आई बराबर है जे के, 1 बराबर होता है 1 के, 2 बराबर 2 के, 3 बराबर 3 के, तो मैंने क्या लिखाया है, जब आई बराबर है जे के, मतलब 1 बराबर है 1 के, तो एलिमेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0। तो हमने देखा 1 1 2 2 3 3, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो इस सब का मान मैंने क्या रखा है यहाँ पर, देखो 0। मतलब एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो। और फिर दोबारा से ए आई जे किसके बराबर, माइनस के ए जे आई के, मतलब ऋणात्मक होना चाहिए जब कब आई बराबर नहीं है जे के। ऐसे a12 आई बराबर नहीं है ना जे के, अरे 1 क्या 2 के बराबर होता है, नहीं, तो a12 किसके बराबर होना चाहिए, a12 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का a21, a12 इसका ऋणात्मक होना चाहिए इसका। तो क्या ये वैल्यू इसकी ऋणात्मक है? अरे -2 का 1 और माइनस करोगे तो क्या आएगा, +2 ही तो आएगा। क्या a13 a31 का ऋणात्मक है? अरे -3, यहां से -3 क्या इसका ऋणात्मक है, ये देना था, ये यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर लिखो -3 इसके ऋणात्मक है। क्या a23 a32 का ऋणात्मक है 4 इसका ऋणात्मक है। तो ये एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो। वैल्यू कैसी लेनी है अभी समझ में आ रहा होगा। ए आई जे का मान 0 रखना है, कब, जब आई बराबर है जे के, जैसे 1 बराबर है 1 के, 2 बराबर है 2 के, 3 के बराबर 3 के। ध्यान रखना विषम सममित आव्यूह में हमेशा ही मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य रखने हैं, तो मैं ये वैसे भी समझ सकते हो। और इन अवयवों को एंटी साइन रखना, विपरीत चिन्ह के, यहाँ 2 है तो -2, -3 है तो +3, 4 है तो -4, मतलब a12 -a21 के बराबर, a13 -a31 के बराबर, a23 -a32 के बराबर। इस प्रकार अब इसको आप चेक करके देखोगे तो 100% ये कंडीशन पास होगी। तो पास होगी तो ये आव्यूह मेरा कैसा आव्यूह कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह। चेक करके देखते हैं। ए का परिवर्त करो ए का परिवर्त, पंक्तियों को कहाँ बदलोगे आप, स्तंभों में। देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ए का परिवर्त कर लिया इसका। अब इसमें से पूरे में से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, इनका चिन्ह बदल जाएगा। 0 तो ना प्लस का ना माइनस का, 0 तो 0 होता है, तो 0 तो ऐसे लिखा रहेगा 0। -2 का बदल गया +2 में, 3 का बदल गया -3 में,
टू का में बदल गया -2 में, ये 0 ही रहा, ये प्लस के 4, ये प्लस के 3, माइनस के 4 और ये 0। अब ये देखो, ये मैट्रिक्स क्या इसके बराबर है? देखो इसको, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये इसके बराबर आया है कि नहीं? देखो 0 2 -3 -2 0 4 और 3 -4, ये वैल्यू किसकी हुई? माइनस तो ऐसे ही रहा, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए के। तो आपने क्या देखा, यहाँ ए का परिवर्त किसके बराबर आ गया? माइनस। ए का परिवर्त माइनस, ये वैल्यू किसकी हो गई? ए के। तो ए का परिवर्त किसके बराबर आ गया? -1 के। तो आप एक नहीं कितने भी उदाहरण दे सकते हो, बस एलिमेंट को ये खासियत रखना, ये बात अगर ऐसा है तो वो कन्फर्मिंग कैसा भी बन जाएगा? विषम सममित आव्यूह। ए का परिवर्त किसके बराबर आएगा? -1। इसका मतलब कन्फर्म हो गया, अतः ए कैसा है? विषम सममित आव्यूह। तो ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर एक प्रमेय आती है, थ्योरम्स आती है, वो आपको समझाएंगे। तो आपको 3 टॉपिक समझ में आए होंगे। पहला तो परिवर्ताव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी परिवर्ताव्यूह क्या होता है? पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय होता है। सममित कब होता है? जब ए का परिवर्त स्वयं के बराबर हो जाए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। और विषम सममित आव्यूह कब होता है? जब ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर आ जाए? -a। एग्जाम्पल आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें एक प्रमेय आती है, थ्योरम आती है, वो भी समझते हैं। प्रमेय किस प्रकार है? थ्योरम प्रमेय, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, कैसा भी हो, एलिमेंट कैसे भी हो, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, तब नंबर 1 ए प्लस ए टी, मतलब अगर उसमें उसके परिवर्त को जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक सममित आव्यूह। ये देखिए, और अगर उसमें उसके परिवर्त को घटाओगे तो ये आएगा विषम सममित आव्यूह। एक विषम सममित आव्यूह होगा। मतलब कहने का ये, कोई भी वर्गाकार आव्यूह हो, अगर उसमें उसके परिवर्त को जोड़ दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आव्यूह बन के आएगा? सममित, जैसा कि अभी पढ़ाया था। अगर उसमें से उसके परिवर्त को घटा दोगे तो कैसा आव्यूह आएगा? विषम सममित। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। ए बराबर जैसे कोई आव्यूह है वर्गाकार, ये देखिए m क्रॉस, अब इसका आप परिवर्त करोगे तो क्या आएगा? ए जे आई, वही रहेगा। तो यहाँ पर आपको इसको प्रूव करके ये बताना है कि सममित आव्यूह होगा। तो आप एक काम कीजिए, ये चेक करके बताइए सममित होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, माना P बराबर a प्लस टी, तो ये पूरा सममित कब होगा भाई? सममित आव्यूह होगा कब होगा? जब इसका परिवर्त इसी के बराबर आ जाए, मतलब p का परिवर्त p के बराबर। अरे मैंने इसको नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए p, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूं, इसको पूरे को p मान लिया है। अब ये सममित कब होगा? ये कह लो या ये कह लो भाई, ये पूरा सममित कब होगा? जब इसका परिवर्त स्वयं के बराबर आ जाए। अरे कोई भी वर्ग आव्यूह सममित कब होता है? जब a का परिवर्त किसके बराबर आ जाए? a के। अब a की जगह पे क्या चल रहा है? ये पूरा मान चल रहा है। तो ये सममित कब होगा? जब इसका परिवर्त इसी के बराबर आ जाए। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको p कह लिया है, तो थोड़ी देर के लिए मान लिया, माना p बराबर a प्लस ए टी। अब इसको सममित प्रूव करना है तो इसका परिवर्त इसी के बराबर आ जाए। तो चेक करेंगे, तो इसको हमें सममित दिखाना है। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, माना p बराबर है a प्लस टी। आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाएंगे, उदाहरण देंगे। फिलहाल इसको प्रूव कर रहे हैं किस प्रकार ये प्रॉपर्टी है, किस प्रकार ये गुणधर्म प्रमेय है। तो माना p बराबर, इसका परिवर्त करोगे तो क्या आएगा? a प्लस ए टी का। तो आपको गुणधर्मों में अभी समझाया था, दो आव्यूह के
योग का परिवर्त उनके परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है, इनमें क्रम चेंज नहीं होता है। ये देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का, अभी पढ़ाया था शुरू में परिवर्तावयव का गुणधर्म। तो ये ए समझ लो, ये कोई नया मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त तो क्या हो जाएगा ए का परिवर्त प्लस बी, बी की जगह ये है ये देखिए। और ये भी आपने पढ़ा था किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त स्वयं के बराबर होता है। तो ए का परिवर्त का परिवर्त किसके बराबर हो जाएगा ए के। आप ये भी जानते हो कि अवयवों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए टी, इसको बी समझ लो, बी प्लस ए बराबर होगा ए प्लस बी। तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस ए, आगे पीछे लिखा जा सकता है। ये वैल्यू पुनः किसकी हो गई पी की। तो आपने क्या देखा पी का परिवर्त किसके बराबर आ गया पी के। पी बोले तो पी का मतलब क्या होगा ये पूरा, ये कह लो या पी कह लो एक ही बात है। अतः कंफर्म हो गया कि पी कह लो या ये कह लो ए प्लस ए टी क्या है एक सममित अवयव है। ये सममित अवयव हो गया। दूसरे गुणधर्म को समझे, ये आपकी समझ में आया होगा। मतलब अगर इसका परिवर्त मैंने किया है, देखो इसी का तो परिवर्त किया है, इसका मतलब पी का, तो पी का परिवर्त जब मैंने किया है तो किसके बराबर आया है पी के। इसका मतलब पी कहे तो ए प्लस ए टी क्या हो गया एक सममित अवयव हो गया। दूसरा अगर प्रूव भी करना चाहें सेकंड पार्ट इसको, तो इसको कुछ और मान लो, कुछ और मान लो क्यू मान लो, माना क्यू बराबर ए माइनस ए टी। अब विषम सममित कब होता है कोई भी अवयव, कोई भी अवयव विषम सममित कब होता है ये बताइए। अभी पढ़ाया था कोई भी वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कब होता है जब इसका परिवर्त इसके ऋणात्मक और इसके बराबर हो माइनस ए। तो हमें इसको क्या प्रूव करके दिखाना है विषम सममित, इसका मतलब क्यू को। तो क्यू कब विषम सममित होगा जब क्यू का परिवर्त किसके बराबर आ जाए माइनस क्यू के। अरे क्यू बोले तो ये वैल्यू एक ही बात है, वो रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं तो ये आ जाना चाहिए। तो चेक करेंगे, तो हमने इसको क्यू माना, इसका परिवर्त करा, क्या इसके बराबर आएगा इसका परिवर्त, तो इसका परिवर्त कर लिया यहाँ से ऐसे। ये देखिए फिर वही काम, दो अवयव के योग अथवा अंतर का परिवर्त उनके परिवर्तों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। तो ये अभी पढ़ाया था आपको, ए माइनस बी प्लस हो या माइनस हो एक ही बात होती है। यहाँ से ये देखिए ये क्या होगा ए टी माइनस, तो ये क्या होगा इसका भी परिवर्त हो जाएगा इसका भी। ये आप जानते ही हैं किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त स्वयं के बराबर होता है, ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। ये किसके बराबर हो गया ए के, इस पूरे में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ये वैल्यू किसके बराबर थी क्यू के, तो आपने क्या देखा क्यू टी द ट्रांसपोज ऑफ क्यू बराबर हो गया माइनस क्यू। क्यू बोले तो कौन ए माइनस ए टी। तो अतः ये भी कंफर्म हो गया क्यू कहे हैं या ये कहे ए माइनस ए टी क्या होगा एक विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव का। तो ये आपकी समझ में आई होगी थ्योरम। तो अगर किसी वर्ग अवयव में उसके परिवर्त को जोड़ दोगे तो वो सममित बन जाएगा, और अगर किसी वर्ग अवयव में उसके परिवर्त को घटा दोगे तो वो विषम सममित अवयव हो जाएगा। प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन आएगा इसकी विविध प्रश्नावली में, जहां पर इस कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। तो विविध प्रश्नावली में इसी प्रकार के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी टॉपिक पर आधारित है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। फिलहाल एक थ्योरम और है, एक टॉपिक और है, वो भी आपको समझाते हैं। तो एक प्रमेय और आती है, नेक्स्ट क्लास में इसके दोनों पे ऊपर सवाल कराएंगे, अभी जो प्रमेय कराई है वो अलग। तो आपको एक प्रमेय और है, एक वर्ग अवयव कैपिटल ए को एक सममित तथा एक विषम सममित
एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखा है एक बार फिर देखो, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इधर, जैसे मान लो, जैसे ए मेरा कोई वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग, ए एक वर्ग आव्यूह, सपोज करो ए कोई वर्ग आव्यूह, आपको क्या लिखा है, तो अभी हमने एक बात बताई थी, ए में अगर इसके परिवर्त को जोड़ोगे तो क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। अभी प्रूफ कराया है, थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले का, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह हो तो उसके परिवर्त को उसमें जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, एक सममित आव्यूह। और आपको यह ध्यान रखना कि अगर कोई आव्यूह सममित या विषम सममित है तो उसमें किसी कांस्टेंट राशि का गुणा करने पर उसके सममित अथवा विषम सममित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर a प्लस ए टी अगर सममित है तो अगर इसमें 1/2 का गुणा कराओगे, a प्लस ए को, ये भी क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा, मतलब सममित अथवा विषम सममित होने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर a प्लस ए टी अगर कोई आव्यूह सममित है, जैसे ये पूरा एक सममित आव्यूह है जो कि अभी प्रूफ कराया था, तो इसमें कांस्टेंट राशि का गुणा करने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, एक सममित आव्यूह। ये देखिए, अब ये देखो नंबर 2, a माइनस ए टी अगर किसी वर्ग आव्यूह में से उसके परिवर्त को हटाओगे, अभी प्रूफ कराइए पर मैं, एक विषम सममित होगा। और कांस्टेंट का गुणा करने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं। ये भी कैसा होगा, एक विषम सममित आव्यूह। अब इन दोनों को आप जोड़ के देखो, ये पार्ट कैसा है आपका, सममित, ये पार्ट कैसा है आपका, विषम सममित, विषम सममित, ये सममित है, विषम सममित है। इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, 1/2 कॉमन में आ जाएगा, यहाँ से a प्लस ए टी, यहां से क्या आएगा, a माइनस ए टी, यहां से a से हट जाएगा, क्या आएगा, 1/2 इंटू 2, ये हट जाएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर ये एक सममित है और ये विषम सममित है तो इन दोनों का योगफल किसके बराबर आ रहा है, a के। अर्थात एक वर्ग आव्यूह कैपिटल A को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये प्रमेय हमारी प्रूफ करने को आता है, क्वेश्चन आता है, आपको प्रमेय इस तरीके से प्रूफ नहीं करनी है, केवल क्वेश्चन आएगा तो एक प्रश्नावली में क्वेश्चन है वो देगा, आपको अगली क्लास में बताएंगे कि एक आव्यूह दे देगा और कहेगा कि इसको एक वर्ग, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको करना क्या है, केवल वर्ग आव्यूह को किसके रूप में लिख देना है, 1/2 a प्लस ए टी, इस भाग को सममित प्रूफ कर देना है, वो तो होता ही है क्योंकि हमने अभी आपको प्रमेय प्रूफ कराई है, और एक आपको विषम सममित आव्यूह के रूप में लेना है, a माइनस। अब इन दोनों को जोड़ोगे, ये सममित और ये विषम सममित, इन दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा। तो आज आपने मुख्यतः 3 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसके ऊपर सममित और विषम सममित आव्यूह, और ये प्रमेय पढ़ी है कि अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो उसमें उसके परिवर्त को जोड़ोगे तो सममित आएगा, जैसे अभी बता रहा था, हाँ कांस्टेंट का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके परिवर्त को घटाओगे तो वो कैसा आएगा, विषम सममित। तो अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए टी सममित होता है और a माइनस ए टी विषम सममित। नेक्स्ट प्रमेय ये है कि किसी वर्ग आव्यूह कैपिटल ए को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिलेंगे। कल की क्लास में आपको इसी टॉपिक के 2 सवाल कराए जाएंगे,
फिर उसका आगे का पार्ट कराया जाएगा और अगले 2-3 लेक्चर में इसके सारे सवाल हल हो जाएंगे और 3 लेक्चर होंगे, इनमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आया होगा आज की क्लास। जो भी पढ़ाया है उसको बुक में देखेंगे आप, बुक अवेलेबल हो तो, और उसको समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। एक किसी स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 12 और पूछा था, वो आपको अगली क्लास में वो भी मैं करा दूंगा। तो ठीक है, आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। एक बार ढंग से समझना, किताब में देखना, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू स्टूडेंट।